गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस लेक्चर में हम क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रीदिंग पढ़ने वाले हैं और ब्रीदिंग के साथ हम मैकेनिज्म भी समझेंगे कि आखिर ब्रीदिंग का पूरा प्रोसेस ह्यूमन बीइंग्स में होता कैसे है। तो चलो चांद सितारों स्टार्ट करते हैं। देखो ब्रीदिंग क्या है, तो ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी में इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में कहूं तो ऑक्सीजन को इनहेल करना, बॉडी के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, बॉडी के बाहर निकाल देना ब्रीदिंग कहलाता है। देखो यही बात लिखी भी हुई है, breathing is the process in which oxygen is taken inside the body of an organism and carbon dioxide is expelled out of the body। अब देखो कंफ्यूज क्यों नहीं होना है। कई लोग रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एनर्जी किस में प्रोड्यूस हो रही है, फूड का ब्रेकडाउन किस में हो रहा है। तो देखो रेस्पिरेशन में जो होगा सो होगा, ब्रीदिंग में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ब्रीदिंग में एनर्जी इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है। कहीं आपने देखा डेफिनेशन में एनर्जी का जिक्र हो? नहीं। कहीं आपने देखा लिखा हो फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है? नहीं। तो कुछ नहीं हो रहा है ब्रीदिंग में। ब्रीदिंग सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को इनहेल किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दिया गया है। ओके, अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है जिसका पहला स्टेप इनहेलेशन या इंस्पिरेशन होता है और दूसरा स्टेप एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन होता है। इनहेलेशन में क्या होगा, हम ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेंगे बॉडी के। एक्सहेलेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बॉडी के बाहर निकल जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इनहेलेशन के बारे में समझेंगे, लेकिन इनहेलेशन को एक्सप्लेन करने के पहले 2 चीजें समझ लो। पहला ये कि ये डायफ्राग्राम क्या होता है। तो डायफ्राग्राम एक डोम शेप्ड मसल होती है। मंदिर का गुंबद होता है डोम, तो जैसे यहां पर भी देखो डोम शेप्ड मसल बनाई गई है डायफ्राग्राम, जो कि हमारी चेस्ट कैविटी को हमारी एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है, जो कि हमारे बॉडी के ऊपरी हिस्से को बॉडी के निचले हिस्से से सेपरेट करती है। ठीक है। और दूसरा फिजिक्स का फॉर्मूला कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। यहां से हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो 1 अपॉन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। राइट, ये बात समझ में आ रही है? इसका ये मतलब है कि अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो मेरा प्रेशर घटेगा, अगर मैं एरिया को घटाऊंगा तो मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप समझते हैं इनहेलेशन के प्रोसेस को। देखो जब हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमारा जो रिब केज है वो एक्सपैंड करता है, वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है। देखो एरो से मैंने दिखाया भी है, रिब केज एक्सपैंड कर रहा है। एट द सेम टाइम हमारा जो डायफ्राग्राम है वो नीचे आता है, मूव डाउन करता है। देखो दिख भी रहा है, पहले जो डायफ्राग्राम है वो डोम शेप था, लेकिन बाद में डायफ्राग्राम नीचे आ गया, एकदम फ्लैट हो गया है। अब जब ये दोनों काम होंगे, यानी कि जब रिबकेज एक्सपैंड करेगा और डायफ्राग्राम भी नीचे आएगा, तो एज अ रिजल्ट होगा क्या, लंग्स के अंदर का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। और जब लंग्स के अंदर का एरिया बढ़ेगा तो देखो प्रेशर जो है वो घट जाएगा। तो एज अ रिजल्ट लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का जो एयर प्रेशर है वो कम हो गया एरिया बढ़ने के कारण, और जब एयर प्रेशर कम हो गया तो बाहर से ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, एक बार जल्दी से फिर से समझ लो। देखो जब हमने एयर को इनहेल किया तो हमारा रिबकेज भी एक्सपैंड हुआ और हमारा डायफ्राग्राम भी नीचे आया। इन दोनों के कारण हमारी लंग्स का जो एरिया था वो बढ़ गया, लंग्स थोड़े बड़े हो गए हमारे, और जब एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया लंग्स के अक्रॉस, और जब प्रेशर कम हो गया तो बाहर से ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स के अंदर आ गई। बस एकदम सिंपल सा है। यही चीज लिखी है कि व्हेन वी ब्रीथ इन द डायफ्राग्राम मूव्स डाउन एंड गेट फ्लैटेंड, the rib cage expands. This causes air pressure inside the lungs to get decreased and the air moves inside the lungs. क्लियर है एकदम? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को समझते हैं। अब देखिए जो एक्सहेलेशन है ना वो इनहेलेशन का जस्ट उल्टा है। कैसे, चलो समझते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, जब हमें एयर को एक्सहेल करना है तो हमारा रिब केज कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिब केज एकदम से कुर्सा जाएगा। देखो एरो से दिखाया भी है कि रिब केज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना। साथ में हमारा डायफ्राग्राम भी अब की बार ऊपर मूव करेगा। पिछली बार याद करो डायफ्राग्राम नीचे आ रहा था, अब की बार डायफ्राग्राम ऊपर मूव करेगा और रिलैक्स हो जाएगा। जैसे तुम रिलैक्स होकर पढ़ रहे हो ना, उसी तरीके से डायफ्राग्राम भी रिलैक्स होगा। तो जब ये दोनों काम होंगे, जब रिब केज ने कॉन्ट्रैक्ट किया और डायफ्राग्राम भी ऊपर चला गया, तो देखो लंग्स का जो एरिया है वो अपने आप कम हो गया। दिख भी रहे लंग्स कितने छोटे हो गए हैं। तो अब देखो यहाँ पर आप जानते हो जो प्रेशर है वो 1 अपॉन एरिया के प्रोपोर्शनल है,
और क्योंकि लंग्स का एरिया कम हो गया है तो एरिया कम होने के कारण प्रेशर बढ़ जाएगा लंग्स में। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब लंग्स पर ज्यादा प्रेशर लगाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड हर डायरेक्शन से लंग्स पर देखो प्रेशर लगाएगी। एज अ रिजल्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर से लंग्स के बाहर चली जाएगी। एक बार जल्दी से फिर से समझ लेते हैं, जब हम एयर को एक्सहेल करना चाहते हैं तो हमारा रिबकेज कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारा डायफ्राम ऊपर मूव करता है। इन दोनों के कारण हमारा जो एरिया है लंग्स का वो बहुत कम हो जाता है। एरिया कम होने के कारण लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर से ज्यादा प्रेशर लगाने लगती है। एज ए रिजल्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के बाहर निकल जाती है। देखो यही चीज तो नहीं लिखी है, व्हेन वी ब्रीथ आउट the diaphragm moves up and get relaxed. The rib cage contracts. This causes air pressure inside lungs to get increased and air moves out of the lungs. ठीक है, तो एकदम सिंपल लॉजिक है इनहेलेशन एक्सहेलेशन का। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ना समझ में आया हो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखो, और कोई भी इशू हो तो कमेंट में पूछ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।